हेलो बेटा, मैं तुम्हारा केमिस्ट्री टीचर धर्मवीर। और कैसे हो आप सब लोग? ठीक ही रहो सारे के सारे, क्योंकि कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा है। घर में रहो अच्छे तरीके से। अब मैं वीडियो की बात करता हूँ। पिछली दो वीडियो मैंने बनाई हैं तुम्हारे लिए। वो दो वीडियो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्यूशन और मोलैलिटी की बात की थी। तो एक बार मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने तुम्हें वीडियो में बताया था सॉल्यूशन फर्स्ट वीडियो में, मैंने बताया था तुम्हें सॉल्यूट फर्स्ट वीडियो में, मैंने बताया था सॉल्वेंट फर्स्ट वीडियो में, मैंने बताया था आपको टाइप ऑफ सॉल्यूशन, मैंने बताया था फर्स्ट वीडियो की बातें हैं। ये बेसिक कंसेप्ट था। अब जो सेकंड वीडियो मेरी शुरू हुई, सेकंड टॉपिक जो मेरा शुरू हुआ था, मैंने उसमें बताया था मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज और मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। फिर मैंने आपको बताया था स्ट्रेंथ, फिर मैंने आपको बताया था मोलैरिटी, और फिर मैंने आपको बताया था मोलैलिटी। ये टॉपिक बताए थे और इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल कराए थे। ठीक है, जिस बच्चों ने नहीं देखी है वीडियो वो देख लें, लिंक आ जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसको देख लेना। अब जो टॉपिक शुरू होता है उस टॉपिक को शुरू करता हूं मैं मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन शुरू करता हूं। तो देखो जरा, मोल फ्रैक्शन, it is equal to the ratio of the number of moles of that component and total moles of the solution. It is denoted by chi, chi, chi. It is a Greek word, chi. ये C है, chi, chi. तो मोल फ्रैक्शन जिस कंपोनेंट का आपको निकालना है उसका मोल और टोटल सॉल्यूशन का मोल। समझने की कोशिश करना जरा कि A और B से मिलकर के सॉल्यूशन बन रहा है, तो इस A के मोल क्या हो जाएंगे Na, और इस B के मोल क्या हो जाएंगे Nb। अब मुझे मोल फ्रैक्शन A का निकालना है, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन काई A का निकाल रहा हूं, काई A इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट। जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल, यानी Na अपॉन रेशियो ऑफ द रेशियो, तो मैंने अपॉन लगा दिया, टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन यानी Na प्लस Nb। मैं इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूं। ऐसे ही आप B की बात करोगे तो Nb बाई Na प्लस Nb इक्वेशन 2। अब एक बात हम जानते हैं, 11th में भी आपको बताई होगी, वी नो दैट काई A प्लस काई B इक्वल 1 होता है। काई A और काई B अगर सॉल्यूशन तुम्हारा दो कंपोनेंट से मिलकर के बना है तो इसका मतलब काई A हो गया 1 का मोल फ्रैक्शन, काई B हो गया B का। अगर इसमें एक और कंपोनेंट होता तो वो C हो जाता काई C, काई D और हो जाते। नेक्स्ट, कितने भी कंपोनेंट का मिक्सचर हो हमेशा मोल फ्रैक्शन 1 ही होता है, ना 1 से कम ना 1 से ज्यादा, 1 ही होगा। तो ये ऐसे तुक्के से नहीं बोल रहा हूं, मैं इसे बता रहा हूं जरा। वी टेक LHS ऑफ इक्वेशन थर्ड, ये इक्वेशन थर्ड है, इसका LHS लिया आपने, काई A प्लस काई B। अब काई A की वैल्यू क्या है ये, और काई B की वैल्यू क्या है ये। तो आप इस वैल्यू को काई A की जगह पुट कर दो
और इस वैल्यू को काई बी की जगह पर पुट कर दीजिए। तो इक्वेशन 1 and 2 आर पुटिंग इन 3। तो देखो भाई, काई ए, ये रहा काई ए, और काई ए की जगह पर क्या है, एन ए बाई एन ए प्लस एन बी। काई बी की जगह पर क्या लिखूं मैं, एन बी एन ए एन बी। एलसीएम तो ले ही सकते हो तुम लोग, एन ए प्लस में एन बी, इससे ये कैंसिल तो एन ए आ गया, इससे ये कैंसिल तो एन बी आ गया। तो भाई समझ गए, काई ए प्लस काई बी कितना होता है, 1 होता है। अब जब भी आप किसी क्वेश्चन को करेंगे और काई ए प्लस काई बी 1 आ गया है, तो हर बार आप दोनों की वैल्यू फाइंड करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तो काई ए अगर तुम्हें निकालना है तो काई ए हो जाएगा 1 माइनस काई बी, और काई बी अगर निकालना है तो हो जाएगा 1 माइनस काई ए। यहां से क्लियर? जल्दी से स्क्रीन पॉज करके नोट डाउन करो। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखता हूं, फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ 15% बाई मास। चलो, फाइंड मोल फ्रैक्शन, ठीक है, ऑफ 15% बाई मास एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4। बस इसमें मोल फ्रैक्शन निकालना है। अब मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है ऐसा तो बोला नहीं, तो दोनों कंपोनेंट का निकाल देना, H2SO4 का भी और H2O का भी। तो यहां से चलते हैं। इसका मतलब जो सॉल्यूशन बना है वो बना है एक तो H2SO4 से, दूसरा एक्वस से, H2O से। क्या बन गया सॉल्यूशन? H2SO4 कितना दे रखा है, 15% बाई मास यानी 15 ग्राम। तो ये कितना हो जाएगा 85 ग्राम। सॉल्यूशन 100 ग्राम है, कल भी आया था एक क्वेश्चन ऐसा ही पिछली वीडियो में, परसेंट मतलब 100। तो ये वेट हो गया। अब मोलर मास H2SO4 का 98 होता है, H2O का 18 होता है। नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4, तो मैं इसको B मान लेता हूं और इसको A मान लेता हूं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B यानी गिवन वेट अपॉन मोलर मास 15/98। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A 85/18। ये सॉल्व होकर के आएगा कुछ, और ये भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब मोल फ्रैक्शन मुझे ए का या बी का फाइंड करना है। तो काई बी इक्वल एन बी प्लस एन ए। एन बी ये रहा, इसको उठा के यहां रखोगे, एन बी यही वैल्यू यहां, एन ए यहां, सबको सॉल्व करोगे कुछ वैल्यू आएगी निकल के। और काई ए कैसे फाइंड करोगे आप, 1 माइनस काई बी। 1 में से किसको माइनस कर दोगे, बी को माइनस कर दोगे, किसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी, ए की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ठीक है, तो इसको पढ़ो जरा, करो पूरा, कैलकुलेट करो पूरा। ठीक है बच्चों,
फिर से एक क्वेश्चन लिखता हूं। क्वेश्चन, फाइंड मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन, फाइंड मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ 20% बाई मास एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड if density of solution is 1.202 ग्राम पर ml। ये क्वेश्चन है। फाइंड मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ 20% बाई मास एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, अगर डेंसिटी इतनी है। तीनों चीज निकलवा रहा है एक ही में, मोलैलिटी भी और मोल फ्रैक्शन भी। ठीक है, करो। तो देखो कैसे करना। KI और एक्वस यानी KI प्लस H2O से मिलके बन रहा है सॉल्यूशन। अब KI का मास कितना हो गया? 20 ग्राम, क्योंकि बोल रहा है आपसे 20%। टोटल परसेंट यानी 100 बोल रहा है, तो 100 में से 20 हो गया KI, तो ये हो गया 80। ये कितना बचा क्या है? तो टोटल है 100 ग्राम। ये आपने वेट फाइंड कर लिया, मतलब क्वेश्चन में ही दिया। अब मोलर मास K 39, 127 होता है I, तो 166 ग्राम पर मोल, ये मोलर मास है। MM इज द मोलर मास। H2O हो जाएगा 18 ग्राम पर मोल, याद रखना 18। अब मोल निकाल लेता हूं मैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KI के मोल निकालना। तो मोल कैसे निकालते हैं? गिवन वेट अपॉन मोलर मास, और गिवन वेट कितना दिया है आपको? 20, और मोलर मास कितना दिया है? 166। तो 20 बाई 166 कैलकुलेट करोगे 0.12। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, इस बार H2O के मोल फाइंड कर रहे हैं। 80 अपॉन 18 4.44। ठीक है, अब मोल फ्रैक्शन में फाइंड करता हूं यहां पर। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ KI, जिसके मोल फ्रैक्शन निकालने हैं उसके मोल को न्यूमरेटर की जगह पर KI, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KI और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2। KI 0.12 बाई 0.12 प्लस 4.44, 0.12 अपॉन 4, 5, 6। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दोगे, कुछ कैलकुलेशन होकर के यहां आ जाएगा। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O इक्वल क्या करना बताओ? 1 में से माइनस करना है। तो 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ KI इक्वल दिस, ये आ गया यहां पर। अब KI का कितना मोल फ्रैक्शन है? ये रहा यहां पर। ठीक है, तो आपसे निकलवाया था मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन आपने कैलकुलेट कर दिया, ये रहा मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अब मोलैलिटी फाइंड कर लेते हैं हम। सेकंड, मोलैलिटी स्मॉल m होता है, फॉर्मूला बता चुका हूं मैं आपको। वेट ऑफ द सॉल्यूट यानी WB, मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट यानी MB, इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट यानी ग्राम, और इंटू में 1000। मोलैलिटी फाइंड कर रहे हैं बच्चों। WB इज द गिवन वेट, यानी सॉल्यूट का वेट कितना दिया है? 20। मोलर मास कितना फाइंड किया आपने? 166, इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट 80 ग्राम, और इंटू 1000। इनको आप सॉल्व कर चुके हो। 20 बाई 166, ये रहा 20 बाई 166। कितना सॉल्व हो गया है? 0.12 बाई 80
इंटू 1000, पॉइंट हटाया, 2 जीरो लगाई, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 12/8, 1.5 मोलल। ठीक, थर्ड की बात कर रहा हूं आपसे, मोलैरिटी, कैपिटल एम होता है मोलैरिटी। मोलैरिटी गिवन वेट ऑफ द सॉल्यूट, मोलर मास, वॉल्यूम और इंटू 1000। ठीक है, तो कैपिटल एम गिवन वेट 20, मोलर मास 166, वॉल्यूम नहीं पता, इंटू 1000। तो वॉल्यूम के लिए मैंने क्या तरीका बताया है आपको, डेंसिटी इक्वल मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इक्वल हो जाएगा इक्वल मास अपॉन डेंसिटी, वॉल्यूम इक्वल मास टोटल कितना है 100 अपॉन डेंसिटी, डेंसिटी दिस 1.202, वॉल्यूम इक्वल इतना ml। ठीक है, अब आप इस वैल्यू को उठा करके यहां रख दीजिए, तो कैपिटल M इक्वल इतना मोलर, 1.4 समथिंग कुछ आएगा, आप कैलकुलेट कर लेना। तो एक तो ये तरीका हुआ, अगर परसेंटेज में आपको मोलरिटी फाइंड करनी है तो एक तो ये तरीका है। ठीक है, एक और तरीका मैं अभी बताने वाला हूं, पहले इसको नोट डाउन करो, आंसर सेम आएगा। ये मोल फ्रैक्शन कर लिया आपने। देखो, मैंने आपसे बोला कि भाई मोलैरिटी फाइंड करनी है जब आपको परसेंटेज में मास दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से पहले आपको वॉल्यूम फाइंड करना है, कैलकुलेट कर दोगे। एक और तरीका सिंपल सा है बहुत, मोलैरिटी इक्वल परसेंटेज इंटू डेंसिटी इंटू 10 बाई मोलर मास, बस ये फॉर्मूला। तो जो आंसर इससे आ रहा है वही आंसर इससे आएगा। तो आप चाहो तो इससे कैलकुलेट कर लेना या इससे कर लेना। तो मोलैरिटी परसेंटेज कितनी दी है आपको 20, इंटू डेंसिटी कितना दिया है 1.202, इंटू 10 अपॉन मोलर मास किसका, के आई का, किसका मोलर मास, के आई का। और के आई का मोलर मास कितना बताया था आपने 166। मोलैरिटी इक्वल मोलर, ये हो गया। तो इस तरीके से कर लें या इस तरीके से कर लें, बात सेम ही है। ठीक है, तो आ रहे हैं समझ में न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल सबसे आसान होते हैं, सबसे ज्यादा आसान। ठीक है, नंबर बहुत ज्यादा दिलवाते हैं नंबर बच्चों, करो जल्दी से। एक क्वेश्चन, फाइंड मोलैरिटी कॉमा मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ 10% बाई मास aqueous solution of glucose if density of solution is 1.504 ग्राम पर ml। तो ये बिल्कुल ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन है जो मैंने आपको कराया। क्या इसको कर लोगे तुम?
बिल्कुल सिमिलर। तो छोटा छोटा सा मैं हिंट बता रहा हूं, पूरा नहीं कराऊंगा। देखो सॉल्यूशन बना ग्लूकोज से और एक्वस, ग्लूकोज से और एक्वस से। ग्लूकोज होता है C6H12O6, तो C6H12O6 प्लस H2O से मिलके बना सॉल्यूशन। इसका वेट हो गया 10 ग्राम, इसका हो गया 90 ग्राम, इसका हो गया 100 ग्राम। 10 ग्राम ग्लूकोज है तो ये वेट हो गया। मोलर मास, इसका मोलर मास 180 ग्राम पर मोल, इसका 18। अब नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं आपको ग्लूकोज के। ग्लूकोज 10/180 कैलकुलेट करोगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O कैलकुलेट करोगे 90/18 इक्वल आ गया 0.55। ठीक है, अब आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है तो ये कैलकुलेट कर लेना कंप्लीट। इसे हटा देता हूं, 0.055 है शायद या 0.55। तो मोल फ्रैक्शन ग्लूकोज का निकल लिया आपने, इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। ग्लूकोज का मोल ये रहा, ग्लूकोज का मोल ये, H2O का मोल ये, कैलकुलेट करोगे आप। समझ गए? फिर आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन H2O का, तो H2O इक्वल हो जाएगा 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज। सिमिलर है। नेक्स्ट की अगर मैं बात करता हूं सेकंड की, तो मोलैलिटी स्मॉल m, WB, MB, WA 1000, WB यानी गिवन वेट 10, मोलर मास 180, वेट ऑफ सॉल्वेंट 90 इंटू 1000। मोलल। थर्ड मोलैरिटी कैपिटल M फाइंड करना है। तो एक तो डेंसिटी आपको दे रखी है तो वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, डेंसिटी इक्वल मास अपॉन वॉल्यूम, उससे निकालोगे। ठीक है, वॉल्यूम निकाल लोगे और उसके बाद में फिर मोलैरिटी के फॉर्मूले में डायरेक्ट पुट कर दोगे। एक तरीका तुम्हारे पास में। सेकंड मेथड जो मैंने अभी आपको बताया, मोलैरिटी इक्वल परसेंटेज इंटू डेंसिटी इंटू 10 अपॉन मोलर मास। तो मोलैरिटी इक्वल परसेंटेज आपको कितना दिया है 10, ये पिछले क्वेश्चन का 20 है। 10 इंटू डेंसिटी है 1.504 इंटू 10, फॉर्मूले में भी 10 है और बाई मास परसेंटेज भी 10 दे रहा है, अपॉन मोलर मास 180। तो कैपिटल M इक्वल इतना मोलर। क्लियर? समझ में आया होगा अच्छे तरीके से? ठीक है, करो जल्दी। रब कर देता हूं बच्चों, समझ में आ रहे हैं न्यूमेरिकल? बहुत आसान न्यूमेरिकल है, बहुत ज्यादा आसान। बस मेथड यही अप्लाई करना जो मैं बता रहा हूं आपको। जो जो वैल्यू दी हुई होती हैं वो रख लेते हैं। अब जो भी सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है तो मैं सबसे पहले वो सॉल्यूशन तैयार करता हूं। सॉल्यूशन और वो किस किस से मिलकर बना, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है, वो रख लेता हूं, उनके वेट रख लेता हूं, उनके मोलर मास रख लेता हूं, क्वेश्चन हो जाता है। कितना सिंपल है। एक क्वेश्चन और, हाउ मैनी ml of HCl, how many ml of 0.1 capital M HCl are react with 1 gram mixture of Na2CO3 and NaHCO3, but if both contains equal moles। इतना काफी है। क्वेश्चन आया समझ में? How many ml of 0.1 capital M HCl are react with 1 gram mixture of ये दोनों Na2CO3 and NaHCO3। अगर दोनों के मोल इक्वल हैं तो क्वेश्चन सिंपल है, वॉल्यूम निकलवा रहा है। हाउ मेनी ml यानी वॉल्यूम निकलवा रहा है,
एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा पर सिंपल बहुत है, आसान तरीके से बताऊंगा, बिल्कुल देखते रहो। सबसे पहले तुम्हारे पास जो मिक्सचर है, सॉल्यूशन शुरू हो गया यहां से, ध्यान से देखना बिल्कुल। Na2CO3 और NaHCO3 का मास 1 ग्राम है, दोनों का मिक्सचर 1 ग्राम है। अगर मैं आपसे बोलूंगा Na2CO3 बताओ तो आप नहीं बता सकते, अगर मैं आपसे बोलूं NaHCO3 बताओ तो भी नहीं बता सकते, क्योंकि दोनों का मिक्सचर, दोनों की अमाउंट, दोनों का वेट कितना है, 1 ग्राम। तो फिर लेट अमाउंट ऑफ Na2CO3 इक्वल x ग्राम। पता ही नहीं ना मुझे कितना है, तो मैंने x मान लिया। मोलर मास ऑफ Na2CO3 इक्वल, Na2CO3 का तो मोलर मास फाइंड कर ही दोगे आप, 23 इंटू 2 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 3, 106 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो थोड़ा सा सॉल्यूशन ज्यादा बड़ा आएगा, वहां तक थोड़ा छोटा लिख रहा हूं, ध्यान से देखो। तो अमाउंट ऑफ Na2CO3 x ग्राम, मोलर मास ऑफ Na2CO3 106 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स Na2CO3 इक्वल क्या हो जाएगा, गिवन वेट अपॉन मोलर मास, गिवन वेट अपॉन मोलर मास। तो गिवन वेट कितना है x और मोलर मास 106, तो x बाई 106 इक्वेशन 1। ठीक है, दूसरे तरीके से, तरीका नहीं अभी वही चल रहा है, अमाउंट ऑफ NaHCO3। अगर Na2CO3 की अमाउंट x है, टोटल 1 है, और Na2CO3 x है, तो NaHCO3 कितना हो जाएगा, 1 माइनस x ग्राम। मोलर मास, किसका मोलर मास, NaHCO3 का मास, तो यह हो जाएगा 84 ग्राम पर मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaHCO3 इक्वल गिवन वेट अपॉन मोलर मास, गिवन वेट कितना है, 1 माइनस एक्स अपॉन 84 इक्वेशन 2। क्लियर बात, समझ में आ गई होगी। फिर से बताता हूं, वॉल्यूम फाइंड करना है, मोलैरिटी 0.1 दी है, और तुमसे कह रहा है कि वेट तुम्हारे पास में 1 ग्राम है, Na2CO3 और NaHCO3 का मिक्सचर, दोनों का मिक्सचर 1 ग्राम है। अगर दोनों का मिक्सचर 1 ग्राम है तो हमें नहीं पता था भाई ये कितना है और ये कितना है, तो आपने लेट कर लिया कि भाई Na2CO3 अगर x है तो NaHCO3 1 माइनस एक्स होगा। Na2CO3 का जो मोलर मास है 106 है, और इसका जो मोलर मास है वो 84 है। मोल कैसे फाइंड करते हैं, गिवन वेट बाई मोलर मास। तो गिवन वेट कितना हो गया, x और मोलर मास 106, गिवन वेट हो गया 1 माइनस एक्स और मोलर मास 84। क्लियर। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बोथ कंटेन्स इक्वल मोल, यानी Na2CO3 के जो मोल हैं वो इस मोल के बराबर हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोथ कंटेन्स इक्वल मोल, बोथ आर इक्वी मोलर, देन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो मैं 1 और 2 की इक्वेशन को इक्वल रख देता हूं, यानी x बाई 106 इक्वल 1 माइनस एक्स बाई 84, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो यह जाएगा 84x इक्वल 106 माइनस 106x। ये माइनस का है 106, इधर आकर के प्लस हो जाएगा, तो 106 और प्लस 84, तो यह आ जाएगा 190x इक्वल 106। x की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, x इक्वल हो जाएगा 106 अपॉन 190 इक्वल 0.558। ये x की वैल्यू आ गई। ठीक है, फिर से बता रहा हूं, हाउ मेनी ml वॉल्यूम निकालना है, मोलैरिटी दी है, मिक्सचर 1 ग्राम है, सिंगल अमाउंट नहीं, मिक्सचर 1 ग्राम है। जब मिक्सचर 1 ग्राम है तो मैंने Na2CO3 की अमाउंट को मान लिया कितना, x ग्राम। ध्यान से देखो, Na2CO3 की अमाउंट को मान लिया x ग्राम, मोलर मास इतना, मोल निकालते हैं गिवन वेट बाई मोलर मास, गिवन वेट बाई मोलर मास। अमाउंट ऑफ NaHCO3 अगर टोटल 1 ग्राम था और 1 में से x निकल गया तो बचा 1 माइनस एक्स ग्राम, तो 1 माइनस एक्स अपॉन 84
ये दूसरे के लिए हो गया। क्वेश्चन में कहता है कि दोनों के मोल इक्वल हैं, तो मैंने दोनों को इक्वल रख दिया। इक्वल रखने से मैंने x की वैल्यू फाइंड कर ली। यानी अभी मोल फाइंड नहीं हुए, केवल x की वैल्यू फाइंड हुई है। ये ग्राम आ गया, x ग्राम लिखा है आपने, x ग्राम। अब आप इस वैल्यू को, x की वैल्यू को यहां पुट कर देंगे तो इसके मोल आ जाएंगे, और यहां पुट कर देंगे तो इसके मोल आ जाएंगे। तो दिस वैल्यू ऑफ x इज पुटिंग इन 1। x को 1 में पुट करो, ये रहा 1। तो नंबर ऑफ मोल्स Na2CO3, थोड़ा छोटा लिख गया भाई, नंबर ऑफ मोल्स Na2CO3 इक्वल x अपॉन 106, और x कितना आया 0.558, 0.558 अपॉन 106। कैलकुलेट तो कर लोगे, तो कैलकुलेट करके आ गया 0.00526 लगभग। कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स NaHCO3, नंबर ऑफ मोल्स NaHCO3। अब दोनों के मोल कैसे हैं, इक्वल, यानी जितने मोल Na2CO3 के उतने ही मोल NaHCO3 के। तो इसका मतलब यह हुआ भाई इतने ही आने वाले, 0.00526। तुम्हारा मन ना माने कि जी नहीं हम तो सॉल्व करके देखेंगे, तो भाई सॉल्व करके देख लेना। आप x की वैल्यू यहां पर पुट कर देना, 1 माइनस x, और x कितना है तुम्हारे पास में 0.558, यानी 1 माइनस 0.558 अपॉन 84। कैलकुलेट करोगे इतना ही आएगा। ये उनके लिए जिनका मन ना माने कि भाई हमें तो करना ही करना है, तो कर लेना, ठीक है। तो ये मोल आ गए Na2CO3 के, ये मोल आ गए NaHCO3 के, ठीक है। लेकिन वो कह रहा है कंप्लीटली रिएक्ट, ठीक है। हाउ मेनी ml ऑफ 0.1 कैपिटल M HCl रिएक्ट विद कंप्लीटली रिएक्ट, कंप्लीटली। तो यहां कंप्लीटली है, शायद ये बोर्ड ऊपर चला गया, लिखना यहां कंप्लीटली है, कंप्लीटली रिएक्ट विद। तो कंप्लीटली रिएक्ट करके दिखाना है आपको, तो भाई रिएक्शन करके दिखानी होगी। Na2CO3 प्लस 2HCl, क्योंकि HCl रिएक्ट कर रहा है, एरो 2NaCl प्लस H2O प्लस CO2। अब ये रिएक्शन समझनी होगी आपको, ठीक है। Na2CO3 रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, HCl के, तो मैंने रिएक्शन को बैलेंस करके लिख दिया। अब मोल लेने, आपने इक्विलिब्रियम में प्रोसेस लगाया था, वही लगा रहा हूं मैं, समझो। Na2CO3 के मोल कितने 1, HCl के मोल 2, यानी Na2CO3 का 1 मोल इसके 2 के साथ रिएक्ट कर रहा है, 1 मोल 2 के साथ रिएक्ट कर रहा है। ये 1 है तो ये 2 है, अगर ये 2 हो गया तो ये 4, इसका ट्वाइस है ये 1 तो ये 2, ये 2 तो ये 4, ये 4 तो ये 8, ये 5 तो ये 10। और Na2CO3 अगर इतना है, Na2CO3 अगर इतना है तो HCl कितना हो जाएगा, इंटू 2। दोबारा, अगर ये 1 है, अगर ये 1 है तो ये 2 है, ये 2 तो ये 4, ये 4 तो ये 8, ये 3 तो ये 6। अगर ये इतना तो ये डबल, यानी 0.00526 इंटू 2 इक्वल 0.050, कितना जाएगा 1052, 26 2 जा 52, 5 2 जा 10। ये आ गए इसके मोल जब ये इसके साथ रिएक्ट करता है। यानी अभी एक और है NaHCO3, तो NaHCO3 प्लस HCl एरो NaCl प्लस H2O प्लस CO2। इसके मोल कितने 1, इसके मोल 1, ये 1 है तो ये 1 है, ये 2 तो ये 2, ये 3 तो ये 3। यहां देखो ये 1 है तो ये भी 1 है, ये रहा 1 1 2 2 3 3। अगर ये इतना है तो ये भी इतना ही होगा, 0.00526 मोल्स। क्लियर। अब टोटल मोल्स ऑफ HCl इक्वल, दोनों को सम कर देना, ऐड कर देना दोनों का,
0.01052, 0.00526, 6 और 2 8, 5 और 2 7 और 15, और ये आ जाएगा तुम्हारा 0 और पॉइंट इतना, ये आ गया, ये 0 ये 1, ये पॉइंट है यहां पर, इतना आया। किसके मोल आ गए? HCl के। ठीक है, अब मोलैरिटी का फॉर्मूला, मोलैरिटी इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ml में इनटू 1000। तुमसे कह रहा है हाउ मेनी ml, ml यानी वॉल्यूम, तो वॉल्यूम निकालना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलैरिटी इनटू 1000। वॉल्यूम इक्वल नंबर ऑफ मोल्स निकल करके आए हैं इतने, 0.01578, मोलैरिटी दी है 0.1 इंटू 1000। अब 1 2 3 4 पॉइंट से पॉइंट हटाया, 1 2 3 10 का डिवाइड कर दिया, 157.8 ml, ये आंसर हुआ 157.8 ml, 157.8 ml। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, दोबारा बताता हूं, गर्मी भी बहुत हो रही है बच्चों, देखो कैसे पसीने आ गए तुम्हें पढ़ाते पढ़ाते, है नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए मेहनत कर रहे हैं, तुम भी मेहनत करो, मन से पढ़ो, मेहनत करके पढ़ो, अच्छा क्वेश्चन है। हाउ मेनी ml ऑफ 0.1 कैपिटल MHCl, दोनों का मिक्सचर 1 ग्राम है, तो भाई एक का हो गया x ग्राम और एक का हो गया 1 - x, एक का मोलर मास इतना और एक का मोलर मास इतना। क्वेश्चन कहता है कि भाई दोनों के मोल इक्वल हैं, इक्वल मोल है तो मैंने इक्वल कर दिया, दोनों को इक्वल करके x की वैल्यू फाइंड कर ली, x की वैल्यू निकल करके आई 0.558, x को मैंने x की जगह पर पुट कर दिया तो Na2CO3 के मोल आ गए। जब दोनों के मोल इक्वल हैं तो NaHCO3 के मोल भी इतने ही होंगे। फिर वो कह रहा है कंप्लीटली रिएक्ट, तो मैंने रिएक्ट करके दिखाया HCl के साथ Na2CO3, तो इतना आ गया, फिर NaHCO3 के साथ इतना आ गया, दोनों को ऐड कर दिया, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को, दोनों को ऐड करने पर ये मोल आ गए HCl के, मोलैरिटी के फॉर्मूले में पुट कर दिया। अब तो समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से, ठीक है, जल्दी से नोट डाउन करो। हाँ बच्चों, अभी कंसंट्रेशन जो है आपकी अब आई नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी N से इंडिकेट करेंगे, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज द, डेफिनेशन लिख रहा हूं, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट is dissolved in per liter of solution, और डिनोट हो गया N से, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, यानी नॉर्मेलिटी इक्वल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम। अगर ये लीटर है तो आप 1000 नहीं करेंगे, अगर ये ml है तो आप 1000 कर दोगे। तो ये नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन हुई। अगर मैं मोलैरिटी की बात करता हूं तुमसे, तो मोलैरिटी का मतलब हुआ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, मोलैरिटी में पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट, यहां पर भी पर लीटर, लेकिन ये नंबर वहां कह रहा था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और यहां कह रहा है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। ये लफड़ा है भैया, वहां कहता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यहां कह रहा है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट। अब ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या है, तो देखो एसिड, बेस, सॉल्ट और एलिमेंट, इनका ग्राम इक्विवेलेंट वेट, भाई आपसे बोलेगा क्वेश्चन में कि 10 ग्राम HCl यानी एसिड, 10 ग्राम H2SO4 तब भी एसिड, 10 ग्राम या कुछ भी ग्राम, मैं बार बार 10 बोल रहा हूं, तो 10 ग्राम NaOH CaOH का ट्वाइस या कोई और तो एसिड हो गया। बेस या सॉल्ट बोलेगा कि आपने NaCl डिसॉल्व किया, आपने CaCl2 डिसॉल्व किया, आपने CaCO3 डिसॉल्व किया, कुछ चीज आपने डिसॉल्व की, तो इनका जो ग्राम इक्विवेलेंट वेट है वो अलग तरीके से फाइंड होगा।
तो देखो जरा यहां से फाइंड कर रहा हूं मैं ग्राम, ये कुछ जगह छोड़ दी, इसका मतलब कुछ आने वाला है अभी। तो सबसे पहले ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड। अब 11th में पढ़ा है इक्विलिब्रियम में एसिड क्या होते हैं, जो H आयन देते हैं। एसिड क्या होते हैं, जो H आयन देते हैं। बेस क्या होते हैं, जो OH आयन देते हैं। तो मोलर मास समझते रहे ना, अपॉन फ्री ऑफ H आयन, ये फॉर्मूला हुआ एसिड का ग्राम इक्विवेलेंट वेट फाइंड करने के लिए। मोलर मास अपॉन में फ्री ऑफ H आयन, जिसको आप बोल सकते हो बेसिसिटी, एसिड की बेसिसिटी होती है। ठीक है, एग्जाम्पल लिया मैंने, ये इक्विवेलेंट लिखा, इक्विवेलेंट, और ये एग्जाम्पल है। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या लिया, HCl। तो सबसे पहले क्या कह रहा है, मोलर मास, H हो गया 1, Cl हो गया 35.5, तो 36.5 अपॉन ये कितने H आयन दे सकता है, ओनली 1, तो 1 का डिवाइड कर दो, 36.5 ग्राम। यानी HCl का ग्राम इक्विवेलेंट वेट 36.5 ग्राम होता है। HCl का ग्राम इक्विवेलेंट वेट 36.5 ग्राम होता है। दूसरा एग्जांपल देख लो चलो, H2SO4। सबसे पहले मोलर मास 98 अपॉन कितने H आयन दे सकता है, 2, तो इक्वल 49 ग्राम। 3 होता 3 का डिवाइड कर देते, 4 होता 4 का डिवाइड कर देते। तो एसिड का ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालना सीख गए। अब नेक्स्ट मेथड देखिए जरा, मेथड नहीं वही, ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस, ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस, बिल्कुल सेम तरीका। मोलर मास अपॉन फ्री ऑफ OH आयन, बेस क्या होते हैं, जो OH आयन दे, जिसे आप फ्री ऑफ OH आयन ना लिख करके सीधे लिख दीजिए एसिडिटी, बेस की एसिडिटी होती है। ठीक है, तो यहां आप फ्री ऑफ H आयन ना लिख के क्या लिख सकते हो, बेसिसिटी, और वहां क्या लिख सकते हो, एसिडिटी। एग्जाम्पल NaOH, Na23O16, ये 1 सबको ऐड कर दो 14, कितने OH आयन दे रहा है, 1 का डिवाइड कर दो 40 ग्राम। यानी NaOH का ग्राम इक्विवेलेंट वेट 40 ग्राम होता है। नेक्स्ट एग्जांपल लिया मैंने, CaOH का होल ट्वाइस, ऐड करिए, Ca कितना हुआ 40, 16, 1, 16 और 1 17, 2 जा 34 और 40 74 बाई 2, 2 OH आयन दे रहा, तो 37 ग्राम। यानी CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ग्राम इक्विवेलेंट वेट 37 ग्राम है। तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट समझ रहे हो, एसिड का ऐसे फाइंड करते हैं, बेस का ऐसे फाइंड, एक ही तरीका है, बस एक में आ गया फ्री H आयन और एक में आ गया फ्री OH आयन। नेक्स्ट देखते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट वेट, ये इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट इक्वल, सॉल्ट भी मॉलिक्यूल है, तो मोलर मास अपॉन टोटल पॉजिटिव वैलेंसी, टोटल पॉजिटिव वैलेंसी। एग्जांपल NaCl, Na23 35.5 ऐड करिए 58.5, कितनी वैलेंसी है भाई, +1, Na पर +1, तो ये तो माइनस होगा, तो माइनस वाला नहीं लेना है, पॉजिटिव वाला देखना है, तो 1 का डिवाइड करिए 58.5 ग्राम। तो सॉल्ट का ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालना सीख गए। दूसरा एग्जांपल देख लो, MgCl2, Mg होता है 24, 35.5 इंटू 2, ठीक है, ऐड करो कितना हो गया भैया 71 और 24 95 बाई 2, इतने ग्राम, ये सॉल्ट का हो गया। एसिड का ग्राम इक्विवेलेंट वेट सीख गए, बेस का ग्राम इक्विवेलेंट वेट सीख गए, और सॉल्ट का ग्राम इक्विवेलेंट वेट सीख गए। अब एलिमेंट की बारी आती है, ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट इक्वल, यहां लिख दीजिए, इक्वल एटॉमिक मास अपॉन टोटल वैलेंसी।
यानी आपने लिया, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, आपने मैग्नीशियम लिया तो मैग्नीशियम का एटॉमिक मास होता है 24 और मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है 2, तो यह आ गया 12 ग्राम। एक और एग्जाम्पल लिया मैंने, एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास होता है 27/3, 3 वैलेंसी होती है तो 9 ग्राम। ठीक है, तो टोटल वैलेंसी। तो एसिड का ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालना सीख गए, बेस का ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालना सीख गए, सॉल्ट का ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालना सीख गए। ये सॉल्ट है, ये एलिमेंट है, ये बेस है, ये एसिड है। डेफिनेशन में कह रहा है कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम। अब ग्राम इक्विवेलेंट वेट, इतनी चीज सीखे हो आप बस, ग्राम इक्विवेलेंट वेट, केवल ग्राम इक्विवेलेंट वेट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट नहीं सीखे। इसका मतलब अभी हम केवल कितना सीखे, ग्राम इक्विवेलेंट वेट। ध्यान से देखो, मैंने ग्राम इक्विवेलेंट वेट बताया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट नहीं बताया। तो देखो जरा बताता हूं बच्चों, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट, ग्राम इक्विवेलेंट वेट इक्वल गिवन वेट जो क्वेश्चन में देगा अपॉन मोलर मास। ठीक है, गिवन वेट अपॉन जो हमने ये फाइंड किया है अभी, ग्राम इक्विवेलेंट वेट, ये वेट लिखा है मैंने, ग्राम इक्विवेलेंट वेट और इनटू 1000 है ये। अब ये जो वैल्यू है ये किसकी है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट। तो इस वैल्यू को उठा के आप यहां रखिए, तो नॉर्मेलिटी इक्वल गिवन वेट ग्राम इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम जो कि ml में है और इनटू 1000। ये हुआ जी पूरा फॉर्मूला, याद रखना। नॉर्मेलिटी ग्राम इक्विवेलेंट वेट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट। अब ग्राम इक्विवेलेंट वेट एसिड का अलग निकालते हैं, बेस का अलग निकालते हैं, सॉल्ट का अलग निकालते हैं, एलिमेंट का अलग निकालते हैं, निकाल दिया। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट होता है गिवन वेट अपॉन में ग्राम इक्विवेलेंट वेट, जो हमने अभी निकाला था, रख दिया, ये फॉर्मूला बन गया। तो इसको जल्दी से नोट डाउन करो, मैं एक क्वेश्चन कराता हूं। देखो, मैंने क्वेश्चन लिखा, यहां लिख देता हूं क्वेश्चन। इफ 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4 is dissolved in 250 ml of solution, find molarity and नॉर्मेलिटी। ठीक है, तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन, सबसे पहले हम मोलरिटी निकाल लेते हैं। कैपिटल M इक्वल क्या होता है, गिवन वेट अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम और इनटू 1000। गिवन वेट 9.8 ग्राम, मोलर मास H2SO4 का 98, याद हो गया होगा, वॉल्यूम 250 ml इनटू 1000। ठीक है, 4, 98 से 0.1, 0.4 मोलर, 0.4 मोलर। तो ये तो मोलरिटी निकाल लिया आपने। अब मैं नॉर्मेलिटी निकालूंगा, ध्यान से देखना। ठीक है, सबसे पहले मुझे देखना है कि सॉल्यूट क्या है, एसिड या बेस। एसिड, सॉल्यूट एसिड है। जब सॉल्यूट एसिड है तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालना पड़ेगा आपको। तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट यानी नॉर्मेलिटी फाइंड कर रहा हूं मैं अब, नॉर्मेलिटी। तो सबसे पहले आपने लिया ग्राम इक्विवेलेंट वेट, ग्राम
इक्विवेलेंट वेट किसका? H2SO4 का, क्योंकि सॉल्यूट H2SO4 है। इक्वल फॉर्मूले में क्या बताया मैंने? मोलर मास यानी 98 अपॉन में फ्री ऑफ H आयन, तो H आयन कितने दे रहा है? 2, तो कितना आ गया? 49। ठीक, फॉर्मूला देखो, नॉर्मेलिटी इक्वल गिवन वेट। अब गिवन वेट कितना? 9.8 अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट वेट, और ग्राम इक्विवेलेंट वेट कितना है? 49 इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है? 250 और इंटू 1000, 4, 0.2 नॉर्मेलिटी इक्वल 0.8 नॉर्मल, ये आ गया। ठीक है, दूसरा तरीका आसान सा देख लो। नॉर्मेलिटी इक्वल होता है मोलरिटी इंटू एसिडिटी या बेसिसिटी। एसिड की बेसिसिटी होती है और बेस की एसिडिटी होती है। ठीक है, एसिडिटी मतलब जितने OH आयन दिए जाए, बेसिसिटी मतलब जितने H आयन दिए जाए। तो मेरे पास में एसिड है, तो नॉर्मेलिटी इक्वल मोलरिटी कितनी फाइंड होकर क्या आई? 0.4 इंटू बेसिसिटी, कितने H आयन दे रहा है? 2, अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो नॉर्मेलिटी इक्वल हो गया 0.8 नॉर्मल। तो ऐसे लिख लीजिए या ये लिख लो, तो ये फॉर्मूला हो गया तुम्हारे लिए। ठीक है, तो जल्दी से करो क्वेश्चन को। इसको मैं रब करता हूं। अब आया लास्ट टॉपिक, पार्ट्स पर मिलियन, ppm फॉर अ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। फॉर अ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, that is very minimum amount of solute जो कि ग्राम में है, is dissolved in 1,000,010⁶ parts by mass of सॉल्यूशन। यानी ये सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट होता है, बहुत ज्यादा डाइल्यूट, जिसमें सॉल्यूट की अमाउंट बहुत कम होती है, सॉल्वेंट की अमाउंट बहुत ज्यादा होती है। सॉल्यूट बहुत कम और सॉल्वेंट बहुत ज्यादा, ऐसे सॉल्यूशन को पीपीएम में मेजर करते हैं। आप एक कप भर लो पानी से, गिलास भर लो, और उसमें आप 10 क्रिस्टल ऑफ शुगर या 2 क्रिस्टल ऑफ शुगर या 4 क्रिस्टल ऑफ शुगर डिजोल्व कर दो। बाल्टी भर लो पानी से, अब उसमें 10 क्रिस्टल ऑफ शुगर डिजोल्व करो, तो क्या वो शुगर सिरप बन जाएगा? क्या वो बिल्कुल सॉल्यूशन मीठा हो जाएगा बहुत ज़्यादा? नहीं, लेकिन फिर भी तुमने सॉल्यूट तो ऐड किया। तो ऐसे ही सॉल्यूशन को किस में मेजर करेंगे? पीपीएम में। ये पॉल्यूशन वगैरह, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड को जो चेक करते हैं, ठीक है, एटमॉस्फेयर में कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह या मतलब पॉल्यूशन को जो चेक करते हैं वो पीपीएम में चेक करते हैं। जितने बाइक वगैरह, टू व्हीलर वगैरह होती हैं, इनमें जो एग्जॉस्ट सिस्टम से जो धुआं निकलता है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड के लेवल को जो मेजर करते हैं वो भी पीपीएम में मेजर किया जाएगा। कभी पॉल्यूशन देखना जो तुम्हारे पास में है बाइक का, कार का, तो उसमें आपको पीपीएम में लिखा मिलेगा कार्बन मोनोऑक्साइड की अमाउंट। ठीक है, तो कोई बी कंपोनेंट है मेरे पास में, तो पीपीएम बी, किसी बी कंपोनेंट का निकाल रहे हो आप पीपीएम, तो मास ऑफ बी अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन और इंटू 10⁶, ये फॉर्मूला हुआ पीपीएम का। इस पर बेस्ड कोई न्यूमेरिकल तो है नहीं 12th में, लेकिन इसका थोड़ा सा यूज करते हुए एक्सरसाइज में, सॉल्यूशन की एक्सरसाइज में 2.9 क्वेश्चन है,
मोलैरिटी और मोलैलिटी टेम्परेचर के साथ कौन चेंज होता है, तो मोलैलिटी के बारे में ही बोलता है ज़्यादातर, लेकिन क्या बाकी कंसंट्रेशन भी चेंज होती है, तो कौन कौन सी चेंज होगी कौन सी नहीं, वो 5-7 मिनट की बात होगी, बता दूंगा, तब सॉल्युबिलिटी शुरू करूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें, बाय।